हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्किटेक्चर। इस वीडियो सीरीज में हम बात कर चुके हैं मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर के बारे में और इजिप्शियन आर्किटेक्चर के बारे में। आज हम थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे ग्रीक आर्किटेक्चर के बारे में। मेनली जो आर्किटेक्चर वेस्टर्न आर्किटेक्चर हमारा जो मेन स्टार्ट होता है वो ग्रीक आर्किटेक्चर से स्टार्ट होता है। ओके, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ ग्रीक आर्किटेक्चर के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो में जो भी पीडीएफ मैं पढ़ा रहा हूँ आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। तो स्टार्ट करते हैं ग्रीक आर्किटेक्चर, जो कि मेनली रहा 9th BCE से 16th सेंचुरी CE तक। ठीक है, तो ग्रीक आर्किटेक्चर में मेनली क्या था? तो ग्रीक आर्किटेक्चर जनरली ग्रीक स्पीकिंग पीपल ने बनाया। जो एक्चुअल आज का जो ग्रीस कंट्री है वहाँ पर ये ग्रीक आर्किटेक्चर डेवलप हुआ और काफ़ी कल्चरल इसका जो आर्किटेक्चर था काफ़ी रिच आर्किटेक्चर था। इसमें बहुत सारी ब्यूटीफुली बिल्डिंग्स भी हमें देखने को मिलती हैं और ज़्यादातर जो इस टाइप की इस ग्रीक आर्किटेक्चर में जो हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है टेम्पल्स। ये अब पॉपुलर था अपने टेम्पल्स की वजह से, और क्यों पॉपुलर था वो भी हम जानेंगे आगे वीडियो में। और क्योंकि यहाँ पे जो रिलीजन था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए यहाँ पे इनके टेम्पल्स डेवलप हुए। और हमें देखने को मिलता है जो क्योंकि इनकी बिल्डिंग्स ना काफ़ी प्रोपोर्शनेट होती थी, काफ़ी एग्जैक्ट होती, तो जो इनका आर्किटेक्चर था काफ़ी बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर था। इक्विलिब्रेट बिल्डिंग थी, प्रोपोर्शनल इनका वर्क हुआ करते थे। और जो मेन ग्रीक आर्किटेक्चर में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे वो करेंगे इनके ऑर्डर्स, यानी कि डोरिक, आयोनिक एंड कॉर्नियंथल, और जो इनके कॉलम के ऑर्डर थे वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द इन्फ्लुएंसेस, ग्रीक आर्किटेक्चर को किसने इन्फ्लुएंस किया? तो ये कुछ रीजंस थे या कुछ इनके पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि भाई ग्रीक आर्किटेक्चर इन पॉइंट्स की वजह से इन्फ्लुएंस्ड हुआ। तो फर्स्ट था ज्योग्राफी, उनकी जो जैसी ज्योग्राफी है या जियोलॉजिकल, क्लाइमेटिकल, हिस्टोरिकल एंड रिलीजन। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से इनका ग्रीक आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस हुआ या फिर इस वजह से ग्रीक आर्किटेक्चर जो आज ऐसा है वैसा बना। तो स्टार्टिंग विद ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी हम देखते हैं तो भाई ग्रीक आर्किटेक्चर ग्रीस कंट्री, जो कि ग्रीस कंट्री में डेवलप हुआ, और क्योंकि मेडिटेरेनियन सी में ये ग्रीस कंट्री है और इसके ग्रीस में मोर देन 1400 आइलैंड है। तो काफ़ी सॉर्ट ऑफ आइलैंड कंट्री इसे कह सकते हैं, मतलब बहुत सारा आइलैंड्स हैं इसके अंदर, उस वे में मैं कह रहा हूँ आइलैंड कंट्री। और ये सराउंडेड है कम्प्लीटली मेडिटेरेनियन सी में। और इसमें जो रीजन है जोग्राफिकली में, इसमें जो रीजन है काफ़ी रॉकी रीजन है। तो यहाँ पे रॉकी रीजन से हमें पता चलता है यहाँ पे स्टोन्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमें, और फ्यू सस्टेनेलियर फॉरेस्ट भी हमें थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं। जो मेन लैंड है काफ़ी रॉकी है, यानी कि आप समझें कि स्टोन्स हमें ज़्यादा देखने को यहाँ पर मिलेंगे। जियोलॉजिकल बात करें तो यहाँ पे क्योंकि जैसा मैंने बोला रॉकी है, तो जो फ्रीली अवेलेबल मटेरियल है, मोस्ट फ्रीली अवेलेबल मटेरियल बहुत ज़्यादा तादाद में वो है स्टोन। तो स्टोन हमें देखने को मिल जाएगा बहुत सारी हमारी बिल्डिंग्स में, और स्टोन के साथ साथ लाइम स्टोन भी काफ़ी देखने को मिलता है। तो लाइम स्टोन भी काफ़ी यूज हुआ है बिल्डिंग में, तो हमें वो देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ स्टोन, लाइम स्टोन के साथ साथ अबेंडेंस ऑफ हाई क्वालिटी वाइट मार्बल, तो वाइट मार्बल भी देखने को मिल जाएगा, आइलैंड पर भी देखने को मिलेगा हमें, और जो ग्रीस की जो मेन लैंड है उसमें भी देखने को मिल जाएगा। और जो पर्टिकुलरली आइलैंड की बात करें तो पेरिस और नेक्सस दो टाइप के आइलैंड है, यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाएगा ये व्हाइट मार्बल, हाई क्वालिटी व्हाइट मार्बल। तो हमें पता चला जियोलॉजी इसकी ऐसी है। अगर क्लाइमेट की बात करें तो इसमें टिपिकल मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो होता है वो ही ग्रीस में देखने को मिलेगा, माइल्ड एंड रेनी विंटर्स, ठीक है, और रिलेटिवली वार्म्स एंड ड्राई समर्स, समर थोड़ी सी वार्म होगी, जनरली एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ द सनशाइन थ्रू ऑफ द मोस्ट ऑफ द ईयर, यानी कि ज़्यादातर पूरी साल में ज़्यादातर हमें यहाँ पे सनशाइन देखने को मिलती है। तो ये कुछ इस टाइप से क्लाइमेट हमें पता चला कि यहाँ पर क्लाइमेट ऐसा है। और मेन जो इसकी हिस्ट्री रहेगी, तो ग्रीक वॉज द फर्स्ट मेजर सिविलाइजेशन इन यूरोप, ये मेन पॉइंट है। तो पूरे यूरोप में ग्रीक वॉज द फर्स्ट मेन मेजर सिविलाइजेशन। तो यहाँ से हमें पता चला है कि आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फर्स्ट था यूरोपियन कंट्रीज में, और एक्चुअली देखा जाए मैनकाइंड के लिए भी यहाँ पर ग्रीक सिविलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। अगर हम बात करें बैक टू द ग्रीक हिस्ट्री की बात करें तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रीक डार्क एजेस,
आर्केक पीरियड, क्लासिकल पीरियड और हेलेनिस्टिक पीरियड। तो कुछ ये 4 पीरियड्स में पूरी ग्रीक हिस्ट्री को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद द सेकंड पीरियड विच इज आर्केक पीरियड। तो आर्केक पीरियड बेसिकली क्या था, जो ग्रीक के डार्क एजेस के बाद का जो पीरियड आया, तो ये आर्केक पीरियड आया। और इन्होंने जो ग्रीक के पीपल थे, ग्रीस के पीपल थे, उन्होंने अपने आप को रिवाइवल किया डार्क एजेस से और अपने आप को डेवलप किया एक नया पॉलिटिकल सिस्टम में, जो कि था सिटी स्टेट। सिटी स्टेट यानी सिटी पॉलिस जो था, वो एक तरह से सेल्फ डिपेंडेंट या एक सेल्फ इंडिपेंडेंट नेशन था, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं था। तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन बनाया और अपने आप को वैसे डेवलप किया, उस वे में डेवलप किया ग्रीक के पीपल ने। और इन्होंने काफ़ी आर्केक पीरियड में हमें देखने को मिलता है जहाँ के जो लोग थे, इन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट शो किया ओवरसीज ट्रेडिंग में, मतलब फॉरेन कंट्री से इनका ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने डेवलप किए अपने कॉन्टैक्ट्स। और हमें यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलती है, तो यहाँ पर जो आर्केक पीरियड की जो फैमिलीज थी, जहाँ पे इस पॉलिटिकल सिस्टम में जो फैमिलीज पैदा हुई थी, डेवलप किया था, वो कंसिडर टू बी हाईली नोबल और उनका जो स्टेटस था सोसाइटी में काफ़ी हाई था। तो कुछ इस टाइप से आर्काइक पीरियड में डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है ग्रीक की हिस्ट्री में। सेकंड विद क्लासिकल पीरियड, नाम से पता चलता है काफ़ी क्लासिकल यहाँ पर चीज़ों को इंपॉर्टेंस दी जाती है, जैसे कि जो इट्स अ पीरियड ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पर मतलब डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी क्लासिकल पीरियड में ग्रीस में। और जो मेन जो चीज़ थी क्लासिकल पीरियड की, वो थी इनकी आर्ट्स। तो जो आर्ट थे, द एवरी आर्ट मैनिफेस्टेशन रीच इट्स जेनिथ, मतलब कि जो भी वहाँ पे जो आर्ट फॉर्म था, पेंटिंग, स्कल्पचरिंग और जितने भी टाइप की आर्ट फॉर्म थी जो ग्रीस में उस टाइम पे जो ज़्यादा पॉपुलर थी, वो अपने पीक पर थी, यानी जेनिथ यानी कि अपने वो पीक पर थे। इट इज अ पीरियड ऑफ द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सपेंशन ऑफ द पॉलिस। यहाँ पर इस पीरियड में जो उनके कल्चरल, पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिकल जितने भी एक्सपेंशन हुए इस सिटीज़ में, यहाँ पर आके बेसिकली बात ये कहने का पॉइंट है कि सिटी यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंड हो गई है, जहाँ पर अपने पुराने पीरियड से कंपैरिजन में क्लासिकल पीरियड में ज़्यादा सिटी एक्सपेंड हो गई है। हेलेनिस्टिक पीरियड में बेसिकली यहाँ पर अटैक देखने को मिलता है हमें। यहाँ पर क्या किया, ग्रीस पे रोमन्स ने अटैक कर दिया और जो ग्रीस की टेरिटरी थी रोमन एम्पायर में एक्वायर कर ली और अपने ही सिटी स्टेट यहाँ पर बना लिए। बेसिकली यहाँ पर हमें देखने, इसके साथ साथ हमें और भी चीज़ देखने को मिलती है इस पीरियड में। काफ़ी सिविक्स बिल्डिंग हमें देखने को मिलती है, जितनी भी सिविल बिल्डिंग्स होती हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, वो यहाँ पर डेवलप हुआ है। और ट्रांसप्लांटिंग ऑफ द ग्रीक आर्ट, सिविक लाइफ एंड कल्चर ऑफ द न्यूली कंकर्ड एरिया। बेसिकली यहाँ पे क्योंकि वॉर टाइम आ गया है, तो वॉर से रिलेटेड जितनी भी हमें एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं इस पीरियड में, हेलेनिस्टिक पीरियड में। तो ये कुछ 4 पीरियड से ग्रीस की हिस्ट्री में। ओके, ये सेम हेलेनिस्टिक पीरियड की यहाँ पर दोबारा बात हुई है। जो मेन और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रिलीजन। जो ग्रीक का, एंशिएंट ग्रीक की जो थियोलॉजी है वो है पॉलिस्टिक। पॉलिस्टिक का मतलब ये है कि वो मल्टीपल गॉड्स में बिलीव रखते हैं। जैसे हिंदू मैथोलॉजी में या फिर हिंदू रिलीजन में हम बिलीव रखते हैं कि बहुत सारे हमारे मल्टीपल गॉड्स हैं, तो सेम एंशिएंट ग्रीक में भी ऐसा होता था और हर चीज़ का उनके एक अलग गॉड्स हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे हिंदू में अलग चीज़ के एक अलग गॉड्स हैं, जैसे सन का एक गॉड है सूर्य देव, या फिर एयर के गॉड, ओशन के गॉड, अर्थ के गॉड, फूड के गॉड, मतलब हर चीज़ का गॉड है हिंदू में। सेम इन द केस विद ग्रीक थियोलॉजी में भी हर चीज़ का गॉड है, जैसे कि किंग्स ऑफ गॉड या स्काई गॉड्स, तो गॉड के जो किंग्स हैं जियस, या फिर ये हेडेस जो हेलियोनस सन ऑफ गॉड, सॉरी गॉड ऑफ सन जो हेलियोनस, ये जितने भी टाइप के गॉड हैं, द गॉड ऑफ लव, ब्यूटी, प्लेजर, तो मतलब इनके सबके गॉड्स हैं। तो ये बिलीव किया करते थे मल्टीपल गॉड सिस्टम में, जैसा हिंदू में बिलीव किया करते हैं। तो इसी से हमें पता चलता है, क्योंकि ये इतने गॉड्स को इनका बिलीव्स है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली टेम्पल डेवलप होने वाले हैं। जितने गॉड्स हैं हर गॉड्स के लिए एक टेम्पल डेवलप होगा, यहाँ से हमें पता चलता है। तो इसीलिए यहाँ पे रिलीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्किटेक्चर में पढ़ने के लिए। ओके, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे इनके आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इनके बिल्डिंग्स में जो आर्किटेक्चर में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो मेनली यहाँ पर हम देखेंगे इनके ऑर्डर्स। ग्रीक में 3 ऑर्डर्स हमें पता है डेवलप हुए, तो हम उनके ऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे ग्रीक के टेम्पल में, और ग्रीक टेम्पल के टाइपोलॉजी, कितने टाइप के टेम्पल बेसिकली वहाँ पर डेवलप हुए, तो वो हम डिस्कस करेंगे। 3 चीज़ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्टिंग विद द ऑर्डर्स,
तो बेसिकली ऑर्डर्स ये कहते हैं कि जो टेम्पल का एवोल्यूशन है उसको हम ऑर्डर कहते हैं कि किस ऑर्डर्स में टेम्पल को एवोल्यूशन हुआ। तो एवोल्यूशन में हम क्या देखते हैं, हम देखेंगे बेस, जो कॉलम्स के रहेंगे वो कॉलम की जो बेस या कॉलम के ऊपर जो कैपिटल रहेगा वो, और जो हॉरिजॉन्टल एंटाबुलेचर, तो जो हॉरिजॉन्टल एंटाबुलेचर है वो ये वाला पोर्शन जो रहेगा उसे हम ये कहेंगे। तो बेसिकली इन तीन चीज़ों पर हम फोकस रखेंगे, कॉलम का बेस और शाफ्ट भी हम इंक्लूड करेंगे, कैपिटल और एंटाबुलेचर भी हम डिस्कस करेंगे इस ऑर्डर्स में। ठीक है, तो द कॉलम वर अंडरस्टूड बाय ग्रीक्स टू बी एंथ्रोपोमिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बॉडी ऑफ ह्यूमन। इन्होंने माना कि एंथ्रोफॉर्मिक है, मतलब कि हमारी ह्यूमन बॉडी से पूरा रिजेंबल करता है इनका कॉलम। इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जो कैपिटल है उसे आप मान के चले ह्यूमन का हेड, ह्यूमन बॉडी का हेड, और इस ह्यूमन बॉडी के हेड के ऊपर जितना भी मतलब किंग पर क्राउन होता है, जिसे हम जो क्राउन जो भी ह्यूमन बॉडी पर क्राउन पहनते हैं, तो उसे आप मान के चलें जो एंटाबुलेचर है जो इसके ऊपर का, जो बेसिकली एक डिजाइनर पैटर्न्स है उसके ऊपर, क्योंकि क्राउन भी डिजाइनर होता है। तो एंड कैपिटल के ऊपर यानी कि ह्यूमन हेड के ऊपर एंटाबुलेचर यानी कि क्राउन, और जो रेस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी उसे शाफ्ट मानेंगे, जो हमारा पूरी बॉडी है शाफ्ट, और जो बेस है वो हमारे वो हो गए लेग्स। तो एक तरह से इन्होंने ह्यूमन फिगर से इसको रिजेंबल कर दिया। तो हमें यहाँ पर तीन चीज हमें देखने को मिलेंगी एंटाबुलेचर में। एंटाबुलेचर को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया है। नीचे ये आर्किट्रेव जो है, जो सबसे लोअर पोर्शन है, वो जो कि कैपिटल से टच करेगा, वो एक फ्रीजी और एक कॉर्निस। तो ये तीन बेसिकली ये एंटाबुलेचर के तीन पार्ट हैं, टोटल को मिला के हम इसको कहेंगे एंटाबुलेचर। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्टिंग विद द डोरिक ऑर्डर। डोरिक ऑर्डर वाज द फर्स्ट ऑर्डर और बहुत सिंपल ऑर्डर था। इसमें क्या था, बेसिकली हम तीन ही चीज को डिस्कस करेंगे, इसका बेस, इसका शाफ्ट, इसका कैपिटल और इनके एंटाबुलेचर। तो ये कह सकते हैं कि जो इसका कैपिटल था, स्टार्टिंग विद द टॉप मोस्ट पार्ट, जो कॉलम के ऊपर का जो रहता है पोर्शन, वो इसका कैपिटल है। तो इसका कैपिटल एक स्क्वायर कैपिटल है, और जो इसका जो बेस है, बेसिकली जो बेस कहेंगे इसको कहेंगे स्टाइलोबेट, यानी कि ये 3 स्टेप्स यहाँ पर रहती है इसके बेस में। 3 स्टेप्स का इसका बेस था, बेसिकली बात करें डोरिक ऑर्डर्स में, और इनके स्क्वायर कैपिटल्स हैं। और एक जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है बात, इनकी जो हाइट हुआ करती थी, इसके डायमीटर के 5 to 6 टाइम्स के हाइट के बराबर इसकी डायमीटर हुआ करती थी। अगर फॉर एग्जांपल लेट करके चलते हैं कि अगर इसका जो बेस का डायमीटर है, इस कॉलम के बेस का जो डायमीटर है, अगर वो 1 मीटर है, तो जो इसकी हाइट होगी, इस कॉलम की जो हाइट होगी, तो 5 to 6 मीटर इसकी हाइट होगी। तो इस टाइप का इनका सिलेंडरनेस रेशियो है बेसिकली। तो इस टाइप का इनका सिलेंडरनेस रेशियो है। और जो इनके शाफ्ट में जो फ्लूइड्स देखने को मिलती हैं, बेसिकली ये जो लाइनिंग्स है उसे हम कहेंगे फ्लूइड्स, और वो 20 शैलो फ्लूइड्स हमें देखने को मिलती हैं। तो ये था इनका डोरिक ऑर्डर, काफ़ी सिंपल था, ब्यूटिफिकेशन के पर्पस पे इन्होंने ज़्यादा इतना ध्यान दिया नहीं, काफ़ी सिंपल कॉलम्स था। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये इनके सिंपल कॉलम्स हैं जो, और इसका बेस्ट एग्जांपल इस कॉलम्स का जो यूज़ किया है एक बिल्डिंग्स में, वो है पार्थेनन। पार्थेनन बेसिकली एक टेम्पल है। तो इस टेम्पल में आउटर की साइड में जो इनके फसाड में जो ये वाले जो कॉलम्स यूज करे हैं, बेसिकली ये डोरिक ऑर्डर के कॉलम्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयोनिक ऑर्डर्स। डोरिक ऑर्डर के बाद में ये आयोनिक ऑर्डर आया था, और ये उससे ज़्यादा क्या कहते हैं, डेकोरेटिव थे। इनका डेकोरेशन देखने को मिलता है, बेसिकली जितने भी कॉलम्स हैं उनका अगर डेकोरेशन देखना है तो आप सिंपली इनके कैपिटल में ध्यान दीजिए। तो जिनका कैपिटल डेकोरेटेड रहेगा वो ज़्यादा डेकोरेटेड कॉलम्स रहेंगे। तो आयनिक ऑर्डर में क्या है, ये इनके कैपिटल ज़्यादा डेकोरेटेड थे, और जो इनका जो बेस, ये शाफ्ट थे, बेसिकली जो शाफ्ट है ये शाफ्ट में जो फ्लूइड्स हैं वो 24 थे। पिछले डोरिक ऑर्डर में 20 थे, लेकिन इस वाले में इंक्रीज होकर 24 ऑर्डर्स हो गए, मतलब 24 फ्लूइड्स हो गए आयोनिक ऑर्डर में। और जो बेस था, अब जो स्टेप्स थे जो बेस में, वो स्टेप्स भी अब रिमूव हो चुके हैं, यहाँ पर सिंपल एक बेस आ गया है। तो ये इस टाइप के कुछ चेंजेस थे जो हमें आयोनिक ऑर्डर में देखने को मिले। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो आयोनिक ऑर्डर के जो कैपिटल हैं,
तो जो आयोनिक ऑर्डर का कैपिटल है वो इस टाइप से कर्व कैपिटल देखने को मिलेगा। तो इसमें जो डिजाइनिंग है वो इस टाइप से थोड़ी सी कर्विंग देखने को मिलेगी हमें बोथ साइड में। लेकिन इसमें एक क्या लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन क्या है कि जो कर्व है ये आप सिर्फ दो साइड से देख सकते हैं, यानी कि आप फ्रंट में देख सकते हैं और जस्ट इसका बैक से देख सकते हैं। अगर आप फ्रंट में देखोगे तो आपको ये कर्व दिखाई देगा, मतलब ये ब्यूटिफिकेशन जो एलिमेंट है आपको दिखाई देगा। अगर आपने थोड़ा साइड व्यू से देखा, मतलब इस साइड से देखा, तो आपको कोई भी ब्यूटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो सिर्फ अगर हम इसका प्लान में देखें तो जो ब्यूटिफिकेशन है आपको इस व्यू से देखने को मिलेगा और इस व्यू से देखने को मिलेगा। अगर आप इधर से कॉलम को देखते हैं या इधर से कॉलम को देखते हैं तो आपको वो ब्यूटिफिकेशन वाला एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो इस टाइप से इस डिजाइन की कुछ सेटबैक कह सकते हैं, लिमिटेशन कह सकते हैं आयोनिक ऑर्डर में। आयोनिक ऑर्डर के जो जितने भी कॉलम्स थे वो इस टाइप से लिमिटेड थे। लास्ट जो हाईली डेकोरेटिव जो कॉलम्स थे वो थे कॉर्निएथिन ऑर्डर्स। तो कॉर्निएथिन ऑर्डर्स में जो कॉलम थे बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव थे और इसका जो मेन फोकस था वो जो कैपिटल के ऑर्नामेंटेशन में इनका मेन फोकस था। और बेसिकली जो बेस था वो ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं था, जो सेम जैसा इनका बेस था आयोनिक ऑर्डर में, सेम कुछ वैसा ही बेस इनका कॉर्निएंटल ऑर्डर में हमें देखने को मिलता है। इनके प्रोपोर्शन भी काफ़ी सिमिलर थे आयोनिक ऑर्डर से। बस जो इसमें एक मेन फीचर हमें देखने को मिलता है, बस इसका जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव हो चुका है। जो कैपिटल जो इनकी बेसिक कैपिटल की जो शेप थी वो इट्स लाइक अ इन्वर्टेड बेल। जो आपने एक टाइप की बेल देखी होगी, जो इस टाइप से जो बेल रहती है, तो वो इस टाइप की बेल का जो इन्वर्टेड वर्जन था। ये देख रहे हैं ना आप, ये वाला जो बेल का एक लाइक अ इन्वर्टेड वर्जन। और ये डेकोरेटिव था। डेकोरेटिव किससे? डेकोरेटिव एलिमेंट थे इनकी लीफ। ये एगनेंथस एक प्लांट है, उसकी लीफ से इनका डेकोरेशन रहता था। और इसकी एक खास बात ये थी कि अनलाइक आयनिक ऑर्डर, यहाँ पर आप चारों डायरेक्शन से, ऑल फोर डायरेक्शन से इसको नोटिस कर सकते हैं और सेम हर डायरेक्शन से यहाँ पर सेम व्यू देखने को मिलेगा। आयनिक ऑर्डर में एक लिमिटेशन थी कि आपको सिर्फ फ्रंट या बैक से देखने को मिलेगा, साइड व्यू से वो व्यू देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कॉर्निएंथल ऑर्डर में कॉर्निथिन ऑर्डर में आपको ऐसा देखने को कुछ नहीं मिलेगा, आप चारों साइड से देख सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन ये बहुत एडवांस कॉलम था और हाईली डेकोरेटिव कॉलम था। ग्रीक ऑर्डर में बात करें, ग्रीक ऑर्डर ऑफ कॉलम्स में बात करें तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है तीनों में। जो डोरिक ऑर्डर में, जैसा हमने डिस्कस किया, डोरिक ऑर्डर में कोई भी इनका बेस नहीं था। 3 स्टेप्स थी लेकिन इनका कोई बेस नहीं था, तो इनकी स्टेप्स ही इनका बेस हुआ करता था डोरिक ऑर्डर्स में। और जो डोरिक ऑर्डर की जो सेक्शन थे, अगर सेक्शन में बात करें तो इसका ही फ्लूइड्स थे 20 नंबर्स हुआ करते थे फ्लूइड्स। और इसका जो रेशियो था डायमीटर के हाइट का 5:6 हुआ करता था। सेम यहाँ पर थोड़े से चेंजेस आए इनके कैपिटल। इसका कैपिटल बहुत स्क्वायर कैपिटल था, बहुत सिंपल कैपिटल था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कर्व था जो कि हम एक साइड से देख सकते थे, फ्रंट या बैक से, और साइड व्यू नहीं देख सकते थे इसका। लेकिन और इसके बाद जो एक्स्ट्रा डेवलप हुआ फाइनल में थर्ड फेज में जो आया, वो कॉर्निएंथल ऑर्डर के जो कॉलम्स आए वो बहुत हाईली डेवलप्ड थे। आप नोटिस करते चलना, जो एंटाब्लेचर है वो भी डेवलप हो रहा है साथ ही साथ। जहाँ पे सिंपल एंटाब्लेचर था, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर डेकोरेटिव एंटाब्लेचर आया, क्योंकि जो इनकी जो डेकोरेशन के जो ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। और जो यहाँ का जो एंटाब्लेचर है कॉर्निएंथल ऑर्डर का, वो हाईली डेकोरेटेड हो चुका है। तो आर्किटेक्चर का बेसिस बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है आर्किटेक्चर जो हमें टेम्पल में देखने को मिलता है, जैसे स्कल्पचरल वैल्यूज देखने को मिलती है, काफ़ी वॉल्यूम्स भी में रहता है। और बिल्डिंग को ऐसा कंसीव किया जाता है, एज अ कंप्लीट स्कल्पचर, ऐसे बिल्डिंग को ट्रीट किया जाता है। काफ़ी ब्यूटीफाइड बिल्डिंग्स रहती हैं क्योंकि इनके प्रोपोर्शनल और जो मेजर्स रहते हैं काफ़ी एक्यूरेट प्रोपोर्शन और मेजर में बनाया जाता है। तो ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काफ़ी अच्छी देखने को ये बिल्डिंग देखने को मिलती है। टेम्पल पे ज़्यादा फोकस रहता है क्योंकि इनकी एसेंशियल बिल्डिंग्स है और क्योंकि एक रेजिडेंस ऑफ गॉड है और नॉट अ प्लेस फॉर पब्लिक या नॉट अ प्लेस ऑफ पीपल। तो यहाँ पे आम लोग की एंट्री कोई नहीं है क्योंकि एक रेजिडेंस ऑफ गॉड है, तो हर कोई तो यहाँ पर एंट्री कर नहीं सकता। तो हमें बिल्डिंग सिस्टम देखने को मिलता है यहाँ पर। बिल्डिंग में जो सिस्टम रहता है वो रहता है डोमिनेंट लाइंस आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है, जैसे कि कोई भी ये स्लैंट लाइन या ये टेढ़ी मेढ़ी जो इस टाइप की लाइंस रहती हैं, कर्व लाइंस ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। जो डोमिनेट करती है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रेट लाइन
डोमिनेट करती है। कॉलम इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स। हमें ज़्यादातर ग्रीक आर्किटेक्चर में कॉलम्स हमें बहुत देखने को मिलेंगे। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ग्रीक आर्किटेक्चर को, किसी भी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा एक्सिस में कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं, तो हाँ ग्रीक आर्किटेक्चर है वो। तो जो वॉल थी वो रेगुलर एशलर से बनी हुई थी, और जो बिल्डिंग थी पॉलीक्रोम थी। पॉलीक्रोम का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल कलर्स, यहाँ पे कलर्स यूज किए थे बिल्डिंग्स में। और जो बिल्डिंग का बेसिक कंपोनेंट्स मटेरियल है वो था लाइमस्टोन और व्हाइट मार्बल। जैसा मैंने डिस्कस किया, जो इनकी जियोलॉजी में स्टोन, व्हाइट मार्बल और लाइमस्टोन काफ़ी अवेलेबल था, तो वही जियोलॉजी यहाँ पर इम्पैक्ट करती है इनके आर्किटेक्चर में, तो इसलिए लाइमस्टोन और व्हाइट मार्बल हमें देखने को मिलता है बिल्डिंग एज अ बिल्डिंग मटीरियल। तो मूविंग ऑन हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रहेगा ग्रीक्स के टेम्पल। ग्रीक में जो टेम्पल थे वो उनके स्ट्रक्चर वाइज हम देखें तो रेक्टेंगुलर प्लान में देखने को मिलता है हमें कुछ टेम्पल हमें सर्कुलर प्लान में देखने को मिलता है, और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में जनरली ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, मतलब इस टाइप से। ठीक है, तो इनके कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो कि एग्जाम से पूछी जा सकती हैं, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। जो परोनास जो है, जो ओपन एंट्रेंस, टेम्पल की जो ओपन एंट्रेंस है उसे परोनास कहते हैं। नाउस या सेला जो कि चैपल है गॉड इमेज की, जो बेसिकली चैपल एक रूम है जहाँ पर गॉड की इमेज प्लेस करेंगे और वहाँ पे प्रे करेंगे, तो उसको कहेंगे चैपल। और जो चैपल रहेगा ग्रीक आर्किटेक्चर में से नाउस या सेला इसको कहते हैं। ओपिस्टोडोम्स जो रहेंगे वो रूम्स हैं फॉर होल्डिंग द ट्रेजर ऑफ द टेम्पल्स। जहां पर भी टेम्पल का ट्रेजरी रखा जाएगा तो उसे ओपिस्टोडोम्स कहा जाएगा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे हम टेम्पल टाइपोलॉजी की। टेम्पल कितने टाइप के थे? तो जो मेन टेम्पल था एंटिस में, जो उनको बोला जाता था एंटा। तो यहाँ पर इन टेम्पल का जो हम कैसे आइडेंटिफाई करें इन टेम्पल्स को, तो इन टेम्पल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल है। जो इनके कॉलम्स हैं, देखो आप ध्यान देना, यहाँ पर जो कॉलम्स है वो वॉल से एक्सीड कर रहे हैं। अगर ये वॉल है तो इनके कॉलम्स कुछ वॉल से एक्सीड करते हुए कुछ इस शेप के कॉलम्स बनाएंगे। तो बेसिकली वॉल से ये कॉलम एक्सीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको कहेंगे एंटा। अगर डबल है तो ये डबल एंटा इसको कहा जाएगा। ठीक है, तो एंटा और डबल एंटा बेसिकली कॉलम एक्सीड कर रहा है वॉल से। जो टेम्पल सर्कुलर इन प्लान है तो उसे कहेंगे थोलोस। और जो टेम्पल में फ्रंट साइड में फसाड में कॉलम्स अगर हमें देखने को मिलते हैं तो उसे बोलेंगे प्रोस्टाइल। ठीक है, तो कॉलम ओनली इन वन फसाड, अगर आगे की तरफ के फसाड में कॉलम है तो उसे प्रोस्टाइल। अगर आगे और पीछे मतलब दोनों फसाड में कॉलम्स देखने को मिलते हैं इस टाइप से तो उसे कहेंगे एम्फी प्रोस्टाइल। ओके, प्रोस्टाइल और एम्फी प्रोस्टाइल। अगर कॉलम्स टेम्पल के चारों तरफ डबल कॉलम्स की अगर हमें ऐसा लेयर देखने को मिलती है, ये डबल कॉलम की लेयर है, तो हम इसे कहेंगे डाइफेट्रेल। ठीक है, डाइफेट्रेल कहेंगे। दोनों चारों तरफ हमें दो लेयर मिलती है कॉलम की देखने को। अगर सिंगल लेयर है तो उसे कहेंगे फेरिफ्ट्रेल। अगर सिंगल कॉलम है तो इसे कहेंगे फेरिफ्ट्रेल। अगर ये कॉलम इंक्लूड है वॉल के अंदर, मतलब आधा वॉल में है और आधा वॉल के बाहर है सिंगल लेयर, तो उसे कहेंगे सूडो फेरिस्ट्रियल। मतलब सूडो मतलब बेसिकली फॉल्स, और फॉल्स पेरिस्ट्रियल, तो यानी कि एक तरह से फॉल्स है ये, जिसे कहेंगे सूडो फेरिस्ट्रियल। तो ये टर्मिनोलॉजी है बेसिकली, जो टेम्पल टाइपोलॉजी है टेम्पल की, उसमें ध्यान देने वाली बात ये है। ओके, सूडो टाइप ये सेम चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ और टर्मिनोलॉजी है टेम्पल्स में, जैसे कि हमें देखने को मिलता है स्टोआ, जो एक लॉन्ग नैरो होल रहेगा। एग्जीबिशन रूम के लिए जनरली उसे यूज किया जाता था, तो उसे कहेंगे स्टोआ। अगोराज एक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप उसको याद रखना, एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता है। तो अगोरास क्या होता है? कमर्शियल सेंटर ऑफ द सिटी। जो सिटी सेंटर होता है ना, यहाँ पे चौक या चौराहा जिसे बोलते हैं, मेनली जो सिटी का सेंटर पॉइंट होता है उसे अगोरास कहते हैं। तो ग्रीक के टाइम में जो सिटीज के सेंटर पॉइंट थे, जहाँ पे मार्केट प्लेसेस भी लग सकती हैं, जो पॉलिटिकल मीटिंग्स भी यहाँ पर हुआ करती हैं, पब्लिक गैदरिंग भी यहाँ पर हो सकती है, और कमर्शियल सेंटर तो खैर है ही, यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स भी हुआ करती हैं। तो इस जगह को बोलते हैं अगोराज। ठीक है, और प्रोपलिया जो होता है कि मोन्यूमेंटल एंट्रेंस होता है किसी भी एक होली एरिया के अंदर का जो एंट्रेंस होता है वो। और जो थिएटर होता है
वो मीटिंग होती है लोगों की मीटिंग के लिए, जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस होते हैं, क्योंकि मैंने जैसे डिस्कस किया स्टार्टिंग में, जो कल्चरल वैल्यूज थी या जो जहाँ पे कल्चर था वो काफ़ी डेवलप था, जो उनके आर्ट्स थे वो काफ़ी डेवलप थे। आर्ट्स में इनका पेंटिंग हो सकता है, स्कल्पचरिंग हो सकता है, या ड्रामाज भी हो सकता है। तो ड्रामा इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ आर्ट। बेसिकली ड्रामा काफ़ी पॉपुलर थे जो रोम और ग्रीक में। हमें पता है शेक्सपियर में जो रोम रोम के टाइम में, तो ये बेसिकली ड्रामा काफ़ी पॉपुलर थे। ग्रीक के नहीं थे शेक्सपियर, कमेंट में मत लिखना। ऑडियन, ऑडियन बेसिकली स्मॉल थिएटर थे। ये थिएटर वो हुआ करते थे जहाँ पर बेसिकली ड्रामा हुआ करता था। थिएटर में भी ड्रामा हुआ करता था, बेसिकली ये छोटे थिएटर्स हुआ करते थे और ड्रामा यहाँ पर हुआ करता था। ओके, ड्रामा वाज द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर दोज पीपल। तब इंटरनेट या मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो इसीलिए वो ड्रामा से उनका एंटरटेनमेंट हुआ करता था। बात करते हैं स्ट्रक्चर्स। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमें ग्रीक आर्किटेक्चर में देखने को मिलते हैं। कुछ इमेजेस हैं जो कि आप नोटिस करना, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। तो टेम्पल ऑफ हेरा, द थिएटर ऑफ एपिडोरस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे थिएटर था, बेसिकली यहाँ पे जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हुआ करते थे तो उसका थिएटर यहाँ पर बनाया करते थे, या फिर कल्चरल इवेंट्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये एक ओपन एयर सिटिंग है, हाई लेवल सिटिंग है। तो ये ग्रीक में 4th सेंचुरी BC में कंस्ट्रक्ट हुआ था। ये स्टो ऑफ एटलस और आर्कियोपोलिस। आर्कियोपोलिस बेसिकली ये काफ़ी हाई माउंटेन के ऊपर एक सिटी। और इसके बाद प्रोपलियाया, टेम्पल ऑफ एथना नाइक, द पार्थेनन, काफ़ी फेमस और काफ़ी पॉपुलर टेम्पल है ये। तो बेसिकली आज हमने ग्रीक आर्किटेक्चर में ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस करे। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, मैं वहाँ पे पूरा आंसर देने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की मैंने लिंक कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया है, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो आप मेरे से टेलीग्राम पर जुड़कर आप डायरेक्टली मेरे को वहाँ से भी क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट पूछ सकते हैं इससे आर्किटेक्चर से रिलेटेड। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।